क्या अब्बास अरागची बीजिंग का हंगामी दौरा महज सिफारती राबिते के तौर पे कर रहे हैं, या एक बड़े जमूद को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या चीन को अपने साथ मिला रहे हैं? जब वांग यी से मुलाकात का एजेंडा बैक वक्त दो तरफा ताल्लुकात और आलमी बहरान हो, तो क्या उसका मतलब यह है कि मसला अब सिर्फ एक खित्ते तक महदूद नहीं रहा? ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान मुज़ाकराती तातुल क्या एक नए सालिस की जरूरत को जन्म दे रहा है? अगर चाइना खुद को नॉन इंटरफेरेंस के तौर पे पेश कर रहा है, तो क्या यही उसे एक काबिल कबूल सालिस बना रहा है? क्या यह मुलाकात इस बात का इशारा है कि जंग के बाद अब असल मुकाबला सिफारती मेज पे मुंतकिल होगा? जब इसराइल और अमेरिका की कार्रवाइयों के बाद खित्ता मुसलसल कशीदगी में है, तो क्या बीजिंग वाकई तवाजुन कायम कर सकता है? और सबसे अहम सवाल, क्या यह दौरा किसी मुमकिन हल की तरफ पहला कदम है, या सिर्फ एक और सिफारती मरहला जो वक्त खरीदने के लिए इस्तेमाल हो रहा है? आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, ये वो मरहला है जहां जंग की गूंज आहिस्ता आहिस्ता बंद कमरों में मुंतकिल हो रही है, मगर सवाल ये कि क्या वाकई ये मुंतकली किसी हल की तरफ जा रही है, या सिर्फ एक नई किस्म की कशमकश शुरू हो चुकी है? जब अब्बास अरागची बीजिंग का रुख कर रहे हैं और वांग यी के साथ बैठ रहे हैं, तो क्या ये एक मामूल का सिफारती राबिता है, या फिर इसके पीछे कई परतें छुपी हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है? सबसे पहले इस दौरे के वक्त को देखें। एक तरफ ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल तातुल का शिकार है, बातचीत चल रही है, पाकिस्तान के थ्रू चल रही है। दूसरी तरफ मैदान जंग में कशीदगी खत्म होने के बजाय नई शक्ल इख्तियार कर रही है। ऐसे में ईरान का चीन जाना दरअसल एक वाज़ेह इशारा है कि तेहरान अब सिर्फ एक रास्ते पर इंहिसार नहीं कर रहा, मुतबादिल रास्ते तलाश कर रहा और प्रेशर टैक्टिक बना रहा है। ये वो लम्हा है जहां सिफारतकारी बैक वक्त दबाव डालने और रास्ता निकालने दोनों का जरिया बनती है। अब सवाल ये कि क्या ये दौरा सिर्फ ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए? बज़ाहिर एजेंडा यही कहता है कि दो तरफा ताल्लुकात और आलमी इलाकाई सूरत हाल पर बात होगी, लेकिन हकीकत में जब एक ही मेज़ पर ताल्लुकात और बहरान दोनों रखे जाएं, तो उसका मतलब क्या होता है कि बात सिर्फ तजारत या ताउन तक महदूद नहीं, बल्कि उसके पीछे एक बड़ा स्ट्रेटेजिक हिसाब किताब भी चल रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन का दौरा करना है, उस दौरे से पहले ईरान अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी चीन के सामने रख रहा है। अब वो चीन से क्या प्रेशर टैक्टिक के तौर पे अमेरिका के ऊपर दबाव डलवाएगा? चीन और ईरान के दरमियान पहले ही तवानाई, मईशत और दिफाई ताउन के रवाबित मौजूद है, लेकिन अब उन रवाबित को एक नए तनाजुर में देखा जा रहा है, जहां हर कदम आलमी सियासत पर असर डाल सकता है। एक और पहलू भी सामने है, और वह है सालसी का। पाकिस्तान सालिस था, पाकिस्तान ने सब कुछ किया, पाकिस्तान ने दो तरफा उमूर सामने रखे और गुडविल जेस्चर के तौर पे दोनों की तरफ से ही पाकिस्तान को मुकद्दम जाना गया। लेकिन ईरान की तरफ से भेजी गई सिफारिशात पाकिस्तान ने आगे पहुंचाई, और अमेरिका की तरफ से जवाब जो है वो कुछ और आया। अब इसमें चीन को क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है? क्या पाकिस्तान नाकाम हुआ? कतई तौर पे नहीं, पाकिस्तान की नाकामी नहीं हुई, लेकिन ईरान अपने आप को अपर हैंड पे करना चाह रहा है। अपर हैंड पे किस तरीके से करेगा? जब वो चीन को इन्वॉल्व करेगा। जब ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात बार बार तातुल का शिकार हों, तो फितरी तौर पे एक तीसरे फरीक की जरूरत महसूस होती है। पाकिस्तान ने जंगबंदी में किरदार अदा किया, आर्जी बंदोबस्त हुआ, फिर आर्जी बंदोबस्त के बाद वो जहाज जो अमेरिका ने अपने कब्जे में लिया था पाकिस्तान को दे दिया। अब सवाल ये है कि मुमकिना तौर के ऊपर जो मुज़ाकरात की मेज पे दोबारा बैठना है, वो टर्म्स एंड कंडीशन के हवाले से क्या चीन इस खला को पुर कर सकता है? चीन की पोजीशन यहां दिलचस्प है। वो खुद को अदम मुदाखलत के उसूल पे पेश करता है, यानी वो किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में बराह रास्त दखल नहीं देता। यही उसूल बज़ाहिर उसे एक अलग से एंटिटी फराहम करता है, क्योंकि ईरान उसे एक ऐसे फरीक के तौर पे देख सकता है जो दबाव डालने की बजाय तवाजुन कायम करे। लेकिन ईरान को फिल वक्त दबाव कायम करना है, तवाजुन तो वो पाकिस्तान से करवा चुका। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके इत्तेहादी चीन को एक गैर जानिबदार कुव्वत के तौर पे देखने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं, क्योंकि चीन खुद को एक आलमी ताकत और उसके अपने मफादात के तौर पे जो है वो लिबादा पहनाए हुए है। अगर हम इस सूरत हाल को सादा अंदाज में समझें, तो यहां 3 लेयर्स चल रही हैं। पहली लेयर मैदान जंग की, जहां बराह रास्त या बिलवास्ता झड़पें जा रही हैं। सेकंड लेयर इकनॉमी, जहां पाबंदियां, तवानाई के रास्ते और आलमी तजारत दाव पे लगी हुई है। और इकोनॉमी के साथ साथ जो थर्ड लेयर है वो है डिप्लोमेसी की, जहां असल खेल अब मुंतकिल हो रहा है, और बीजिंग में होने वाली मुलाकात इसी थर्ड लेयर का हिस्सा है, मगर इसके असरात पहली 2 लेयर्स पे भी पड़ेंगे।
एक और सवाल है जो है वो ये कि क्या ये मुलाकात किसी बड़े जमूद को तोड़ सकती है? इसका जवाब फौरी तौर पे हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। उसकी वजह ये कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मसला सिर्फ एक मुआहदे या एक शर्त का नहीं बल्कि एतमाद के फुकदान का है। पिछले कई सालों में मुआहदे बने, टूटे, दोबारा बनने की कोशिश हुई, मगर हर बार कोई ना कोई ऐसा उनसर रहा जिसने इस अमल को रोक दिया। तो चीन यहां पे एक अलग से पुल का किरदार अदा करने की क्या कोशिश करेगा, जब वो किरदार पाकिस्तान पहले ही अदा कर चुका है। मगर पुल उसी वक्त मौसर होता है जब दोनों किनारे उस पर चलने के लिए तैयार हों। तो सवाल यह पैदा होता है कि क्या अमेरिका इस पुल पर चलने को तैयार होगा? अगर एक फरीक सिर्फ वक्त खरीदना चाहता है, दूसरा प्रेशर टैक्टिक जो है वो बढ़ाना चाहता है, तो फिर सालसी महज एक रस्मी अमल बन के रहती है। यह भी समझना जरूरी है कि चीन का अपना मफाद क्या है। बीजिंग के लिए सबसे अहम चीज इस्तेहकाम है, खासतौर पर ऐसे खत्ते में जहां से उसकी तवानाई की सप्लाई जुड़ी हुई है। आपना हरमुज में कशीदगी, तेल की तरसील में रुकावट, आलमी मार्केट में उतार चढ़ाव, ये सब चीन की मईशत पर बराह रास्त असर डालते हैं। इसलिए चीन की कोशिश होगी कि कशीदगी कम हो, मगर उस हद तक कि उसके अपने मफादात महफूज रहे। अब सवाल यह कि क्या यह दौरा किसी हल की तरफ पहला कदम है? इस मरहले पर ज्यादा दुरुस्त बात यह होगी कि यह एक आगाज तो हो सकता है मगर हल नहीं। इस तरह के दौरे आमतौर पर फजा हमवार करने के लिए होते हैं, जहां बराह रास्त मुआहिदा नहीं बल्कि बातचीत का दरवाजा खोला जाता है। असल पेशरफ्त इसके बाद होने वाले इकदाम से जाहिर होगी, जैसे बैक चैनल डिप्लोमेसी, नई तजावीज़ या किसी मुश्तरका फ्रेमवर्क की तश्कील। तो यहां से कहानी एक और गहरी सतह में दाखिल होती है, क्योंकि जब सिफारतकारी बीजिंग तक पहुंचती है तो उसके पीछे वो तमाम रवाबित भी सामने आना शुरू हो जाते हैं जो खुलकर कभी बयान नहीं किए जाते। चाइना इस पूरी कश्मकश में बज़ाहिर एक मोहतात किरदार अदा करता नजर आया, मगर पस मंजर में उसकी मौजूदगी मुसलसल महसूस की जाती रही है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि चीन ने ईरान की मदद किसी एक खुले ऐलान या बराह रास्त अस्करी मुदाखलत के जरिए नहीं की, बल्कि एक कसीर सतही सपोर्ट सिस्टम के जरिए की है। सबसे नुमाया पहलू तवानाई का था। जब अमेरिका ने ईरान पर सख्त पाबंदियां आयद की और उसकी तेल बरामदात को महदूद करने की कोशिश की, तो चीन उन चंद बड़े खरीदारों में शामिल रहा जो मुख्तलिफ रास्तों से ईरानी तेल खरीदता रहा। यह खरीदारी ईरान के लिए सिर्फ मौशी सहारा नहीं थी, बल्कि एक पैगाम भी थी कि वो मुकम्मल तौर पर तनहा नहीं है। दूसरा अहम पहलू टेक्नोलॉजी और सनती ताउन का था। चीन ने बराह रास्त हथियार देने की बजाय ऐसे शोबों में ताउन जारी रखा जहां दोहरी नौइयत की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, जैसे ड्रोन सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, निगरानी के आलात। यही वो चीजें हैं जो किसी भी जदीद जंग में फैसला कुन किरदार अदा करती हैं, चाहे वो खुलकर तस्लीम न की जाए। और इसी में स्मार्ट चिप्स जो मिसाइल्स के अंदर लगी थी और जिन्होंने रडार सिस्टम को चकमा देते हुए हदफ को बाकायदगी से निशाना बनाया था और दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया था, वो चीन की तरफ से मुंतकिल हुई। थर्ड लेयर डिप्लोमेसी है और यही सबसे अहम थी। चीन ने हर बड़े फोरम पे यही मौक़िफ़ अपनाया कि मसले का हल मुज़ाकरात से निकलना चाहिए, एक तरफा पाबंदियों को तस्लीम नहीं किया जाना चाहिए। इस पोजीशन ने ईरान को ऐसा आलमी सहारा दिया जिसके जरिए वो मुकम्मल सिफारती तन्हाई से बच सका। लेकिन उसी दौरान यूनाइटेड स्टेट्स का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ रहा। अमेरिका मुसलसल ये इल्ज़ाम लगाता रहा कि चीन न सिर्फ ईरान को मुआशी तौर पर सहारा दे रहा है, बल्कि बिलवास्ता तौर पर उसकी अस्करी सलाहियत को भी मजबूत कर रहा है। अमरीकी हुकाम ने कई बार यह दावा किया कि चीनी कंपनीज ऐसे नेटवर्क का हिस्सा हैं जो पाबंदियों को बाईपास करने में मदद देते हैं, खास तौर पे तेल की खुफिया तरसील और माली लेन देन के जरिए। ये इल्जामात सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं रहे, बल्कि कुछ चीनी कंपनीज पर पाबंदियां भी लगाई गई जिन पर ईरान के साथ हसास टेक्नोलॉजी या माली ताउन का शुबा जाहिर किया गया। यानी एक तरफ चीन गैर जानिबदारी का दावा कर रहा था, दूसरी तरफ अमेरिका उसे खामोश सपोर्टर के तौर पर पेश कर रहा था। तो फिर यहां पर एक अहम मोड़ आता है जब अब्बास इराक्ची ने रूस का रुख किया था। जब वो पाकिस्तान आए, यहां से ओमान गए, ओमान से फिर वापस पाकिस्तान आए, फिर यहां से रशिया चले गए। तो रशिया के साथ उस मुलाकात का मकसद महज रस्मी राब्ता नहीं था, एक वाज़ेह पैगाम देना था। ईरान ने रूस को यह बावर करवाया कि मौजूदा सूरत हाल सिर्फ एक इलाकाई तनाज़ा नहीं बल्कि यह ताकत के तवाज़ुन का मामला है। अगर अमेरिका इस दबाव को मजीद बढ़ाता है तो उसके असरात रूस और चीन दोनों पर पड़ेंगे, खासतौर पर तवानाई, सलामती और आलमी सफबंदी के हवाले से। ईरान का पैगाम दो हिस्सों पर मुश्तमिल था। पहला कि उसे फौरी सिफारती और सियासी सपोर्ट दरकार है ताकि वो मुज़ाकरात में मजबूत पोजीशन के साथ बैठे। दूसरा कि अगर सूरत हाल मजीद बिगड़ी तो एक वसी तर ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी जहां मगरिब के मुकाबले में एक मुतबादिल इत्तेहाद खड़ा हो। रूस के लिए यह पैगाम नया नहीं था, मगर उसकी शिद्दत मुख्तलिफ जरूर थी, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद रूस पहले ही मगरिब के साथ कशीदगी में था। इसलिए ईरान के साथ हम आहंगी उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक फायदा भी बन सकती थी। अब जब यही सिलसिला बीजिंग तक पहुंचता है तो तस्वीर मजीद वाज़ेह होती है। चीन को सिर्फ एक दोस्त या तजारती पार्टनर के तौर पे नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एंकर के तौर पे देखा जा रहा है। ईरान की कोशिश ये है कि चीन को मुकम्मल तौर पे एतमाद में लिया जाए, यानी उसे ये यकीन दिलाया जाए कि अगर वो खुलकर ये जुज़वी तौर पे ईरान के साथ खड़ा होता है तो उसके मफादात महफूज रहेंगे। उसमें सबसे अहम उनसर तवानाई का है। चीन दुनिया के सबसे बड़े तेल दरामद करने वाले ममालिक में शामिल है। खलीज का इस्तेहकाम उसके लिए नागुज़ीर है। इसीलिए ईरान चीन के साथ तीन बुनियादी निकात रखता है। पहला यह कि आबनाए हरमुज़
में इस्तेहकाम चीन के अपने मुआशी मफाद में है, इसलिए उसे इस मामले में फाल किरदार अदा करना चाहिए। दूसरा ये कि पाबंदियों के बावजूद ईरान एक काबिल एतमाद तवानाई सप्लायर रह सकता है, बशर्त यह कि चीन उसके साथ खड़ा रहे। तीसरा यह कि अगर आलमी निजाम में नए ब्लॉक्स बन रहे हैं तो ईरान उसमें एक अहम शराकतदार हो सकता है। चीन के लिए यह फैसला आसान नहीं, वो एक तरफ अमरीका के साथ बराह रास्त तसादुम से भी बचना चाहता है, दूसरी तरफ अपने तवानाई मफादात और इलाकाई असर व रसूख को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर इस पूरी सूरत हाल को सादा अंदाज में समझें तो ईरान एक ऐसे खेल में दाखिल हो चुका है जहां वो अकेला नहीं खेलना चाहता, वो चीन और रूस दोनों को साथ लेकर एक तवाजुन पैदा करना चाहता है, जबकि अमेरिका इस तवाजुन को टूटने नहीं देना चाहता। यही वो मकाम है जहां जंग का रुख बदलता है, मैदान से निकलकर इत्तेहादों, मुआहिदों और आलमी ताकत के तवाजुन की तरफ बढ़ता है, और यही वो जगह है जहां असल फैसला होगा कि आने वाले वक्त में ताकत का मरकज कहां होगा और कौन किसके साथ खड़ा होगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।